आज के इस 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। आइए हम नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दुआ कभी भी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। मित्रों, आप बेसिक साइंस लर्निंग में कक्षा 7 का पाठ ऊष्मा और ताप के बारे में आप पढ़ रहे हैं। मित्रों, हमने ऊष्मा और ताप के भाग 2 में यह बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर बहती है। जैसे हम जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है तथा अन्य मात्रक कैलोरी एवं किलो कैलोरी होता है। मित्रों, हमने यह भी जाना था कि किसी वस्तु में ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है। इसके लिए हमने क्रियाकलाप 4 में यह जाना था कि ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर अर्थात प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर भी निर्भर करती थी। इसके लिए हमने क्रियाकलाप 4 पर प्रयोग किया था। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है तथा 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ जूल होता है। मित्रों, इसके आगे हम क्रियाकलाप में इसके बारे में हम एक अन्य अध्ययन करेंगे तथा इसको प्रयोग से हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कांच के 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर के आधे भाग में जल भरते हैं जबकि दूसरे बीकर के आधे भाग में वनस्पति तेल भरते हैं। हम बीकर को क्रमशः A और B नाम दे सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दूसरे बीकर में भी उसके आधे भाग में वनस्पति तेल लेते हैं। अब दोनों बीकरों को बारी बारी से जलते हुए स्पिरिट लैंप से 3-3 मिनट तक गर्म करते हैं। थर्मामीटर की सहायता से दोनों बीकरों में रखे द्रवों का ताप हम ज्ञात कर लेते हैं। दोनों द्रवों में से किस द्रव का ताप अधिक है? हम देखते हैं कि तेल का ताप अधिक है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय एवं समान मात्रा में ऊष्मा देने पर अर्थात उसको गर्म करने पर उसके ताप में बढ़ोतरी अलग अलग होती है। इससे स्पष्ट है कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान यम, जिसे हम स्मॉल यम कहते हैं, तथा तापांतर डेल्टा T अर्थात प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप में अंतर के अलावा एक और कारक पर निर्भर करती है। यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके लिए हम एक अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। एक बर्तन में हम क्या करते हैं कि 2 गिलास लेते हैं। दोनों गिलास में हम अलग अलग, एक में जल और दूसरे में तेल रखते हैं और उसको हम बारी बारी से एक ही ताप पर ठंडा करते हैं। यही परिणाम इसमें भी आता है। तो किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अब हम ऊष्मा स्थानांतरण की विधि के बारे में हम जानेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि हम इस प्रकार अनुभव करते हैं कि गर्म चाय स्टील के खाली गिलास में डालने से गिलास गर्म हो जाता है
धातु के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। गर्म चाय से भरे गिलास को कुछ देर खुला रख देने से चाय ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार किसी बर्तन में गर्म पानी रख देने पर पानी ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार आग के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर शरीर गर्म होने लगता है, या किसी गर्म वस्तु बर्तन में गर्म जल रखने पर हमारे हथेली में गर्म का अनुभव होता है। उक्त सभी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण ही होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है। पहला चालन, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। दूसरा संवहन, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा विकिरण, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। अब हम चालन विधि के बारे में हम जानेंगे। चालन, स्टील के चम्मच का एक सिरा बीकर के उबलते जल में हम रखते हैं। चम्मच के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़े रहते हैं। हम क्या देखते हैं कि चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे काफ़ी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा कि उबलते जल की ऊष्मा चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची? यदि हम यह पता लगाएं तो हमको यह पता चलेगा कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। चम्मच का जो सिरा उबलते जल में है उसका ताप बढ़ता है। गर्म अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित कर देते हैं। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं से करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद चम्मच का दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। वह हम क्रियाकलाप 6 से हम इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम लोहे की एक पटरी लेते हैं या लोहे की एक छड़ लेते हैं। पटरी के ऊपर समान दूरी पर मोम की सहायता से 4 पीने लगाते हैं, जिसे हम 1 2 4 रखते हैं। अब पटरी को जैसा कि वीडियो के अनुसार मेज पर रखकर इसके एक सिरे को ईंट से दबाकर रखते हैं। दूसरे सिरे को स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। हम क्या देखते हैं कि गर्म करने पर पीने एक एक करके गिरने लगती हैं। कौन सी पिन सबसे पहले गिरती है? जिस सिरे को गर्म कर रहे हैं उसके पास वाली पिन नंबर 1 सबसे पहले गिरती है। उसके बाद 2, 3 तथा 4 संख्या वाली पिनें क्रमशः धीरे धीरे गिरती है। यह प्रक्रिया हम प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं, जिसमें एक क्षण के द्वारा मोम से सभी कीलों को लगा करके करते हैं। उसको हम मोम से जोड़ देते हैं और उसके बाद गर्म करते हैं। जैसे जैसे सिरा गर्म होने लगती है, छड़ की जो पीने जो लगी हुई है धीरे धीरे एक एक करके गिरती चली जाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊष्मा स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि गर्म अणु अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को दे देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देता है। इस प्रकार ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। स्पष्ट है कि ठोस तथा ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन, यदि हम ध्यान से देखें तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं होता है। इसके लिए हमको संवहन अर्थात ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि, जिसे हम संवहन करते हैं, उसके बारे में हम क्रियाकलाप द्वारा जानेंगे। हम कांच का एक फ्लास्क लेते हैं, उसके आधे भाग तक जल भरते हैं। पानी में सावधानीपूर्वक पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा का एक कण प्लास्टिक के बीच में डाल देते हैं। प्लास्टिक को स्पिरिट लैंप से धीरे धीरे हम गर्म करते हैं। पानी में उठने वाली रंगीन धाराओं को यदि हम ध्यान से देखें तो हम यही पाएंगे कि फ्लास्क
कि पेंदी से जल की लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती हैं या उठती हुई दिखाई देती हैं तथा कुछ समय बाद चक्कर काटती हुई ये पुनः वापस पेंदी पर आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्लास्क की तली के जल के अणु पहले गर्म होते हैं और ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर चले जाते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आते हैं। ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। उक्त प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। यह हम प्रयोग या क्रियाकलाप अपने प्रयोगशाला में कर सकते हैं। ध्यान यह रहे कि कोई भी प्रयोग हमको शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम संवहन धाराओं में दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।